हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ाई करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। और इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि यूकेपीएससी, यूकेपीसीएस, इसके जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन की जो बात है वो है कि भाई अर्थव्यवस्था जो है क्या। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है, अर्थ धन व्यवस्था, यानी कि धन मतलब पैसे, रुपए पैसे या संसाधन का आवंटन इस प्रकार हो ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके। ठीक है, तो यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं, अब देखिए बेसिकली क्या है कि धन और रिसोर्स, यानी रुपए पैसे और रिसोर्स जो हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ में। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण जो है उसमें हम बात करते हैं कि भाई ये कितने प्रकार की होती हैं या किस आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वो हम बात करेंगे कि भाई अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया जा रहा है। तो इसको जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। और किस आधार पे? उसका आधार यह है कि भाई क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है। इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात जब हो रही है तो इसमें आएगा कि भाई इन सब चीज़ों का निर्धारण कौन करता है? मार्केट, यानी कि बाजार में जो मांग है, जिस भी चीज़ की मांग है उसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसी चीज़ का उत्पादन किया जाएगा और उसी चीज़ को जो है मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। भाई अब आप देखते ही होंगे कि जैसे आप देखते होंगे कि भाई टमाटर है, तो टमाटर जो है जब कम पैदा होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और जब ज़्यादा पैदा होता है तो कीमत गिर जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ से निर्धारित हो रही हैं? जो कीमत है वो भी बाजार ही निर्धारित कर रहा है और इसका उत्पादन करना है यह भी बाजार ही निर्धारित कर रहा है। ठीक है, और क्या उत्पादन करना है यह भी बाजार ही निर्धारित करता है। तब जो होती है अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर अगली बात करते हैं हम कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसको, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो है वो कब हुई? 1776 में। इस समय जो है एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये किताब का नाम भी है वेल्थ ऑफ नेशन। इसके राइटर कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये जो डायग्राम इसमें दिख रहा है कि भाई जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो आलोचना की जाती है वो यही है कि इसमें जो है रिसोर्सेस यानी कि संसाधन जो होते हैं उनका संकेंद्रण हो जाता है, अनुचित संकेंद्रण। यानी जिसके पास पैसा है वही जो है और पैसे कमा सकता है। ठीक है, तो यूएसए है, खासतौर से यूएसए है, अमेरिका, कनाडा, ये सब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो बात आती है कि इसमें उत्पादन और आपूर्ति का फैसला, यानी कि क्या उत्पादन होगा, किस चीज़ की आपूर्ति करनी है और उसकी कीमत क्या रखी जाएगी, सबका फैसला गवर्नमेंट करती है। जैसे अभी एग्जांपल देखें हम, चीन है, चीन, रूस, इन देशों में जो है अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस सिद्धांत के जनक जो है किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। देखिए इसमें बहुत कुछ जानकारी दी जा सकती है, लेकिन एक्चुअली हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, वो भी खास तौर से यूके पीसीएस के। तो इसीलिए हम जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं ले रहे हैं। जो एग्जाम के हिसाब से सटीक जानकारी है, जितनी पेपर के लिए चाहिए हमको उतनी ही जानकारी लेंगे हम। ठीक है, बाकी हम मेंस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जो है प्री के हिसाब से पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो होता है उसमें क्या होता है? समाजवादी और पूंजीवादी, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई मिक्स इकोनॉमी है। इसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कौन जो है प्रोडक्ट करेगा, यानी कि उत्पादन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और उसको जो रेगुलेट करता है वो करता है गवर्नमेंट। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, आप जो मर्जी बनाओ, आप जैसे मर्जी बनाओ, जितनी मर्जी कीमत रखो, लेकिन कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब एक और प्रकार की इकोनॉमी आती है जिसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर होती है। इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात। जहां पर यानी जिस भी देश में आयात और निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है उसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि इन्हें किसी चीज की आयात की भी जरूरत नहीं है और निर्यात भी नहीं करते हैं ये। भारत भी जो है 1991 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी था लगभग, पूर्णतः तो नहीं लेकिन काफी हद तक जो है हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे। और इसमें क्या है, इसके अंतर्गत संरक्षणवादी नीतियों को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में जो दो तीन बातें हैं, वो एक तो ये है कि इसमें आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, और दूसरा ये होता है कि ये उन देशों के लिए लाभदायक है जो कम डेवलप्ड हैं, यानी कम विकसित हैं। कम विकसित देशों में क्या होता है कि उनके पास जो है रिसोर्स नहीं होते हैं अपनी कंपनी बनाने के लिए। जैसे भारत जो है जब आज़ाद हुआ था तो बहुत कम विकसित था, हमारे पास रुपए पैसे नहीं थे कि हम जो है अपनी अपनी कंपनियां बना सकें। विदेशी कंपनियां हम पर कब्जा कर सकती थी, मतलब राजनीतिक नहीं आर्थिक तौर पे जो है कब्जा कर सकती थी, आर्थिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं जिसे। तो उन चीज़ों के लिए ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपने आप को 1991 तक क्लोज्ड इकोनॉमी रखा, यानी कि कंपनियां हमारी बढ़ती रहें। बाहर की कंपनियां जैसे नेस्ले है, अब नेस्ले जो है उस कंपनी को, नेस्ले कंपनी को कोई कंपनी टक्कर देने लायक कब बन सकती है, जैसे डाबर है। डाबर कंपनी जो है नेस्ले कंपनी को टक्कर तभी दे सकती है जब डाबर भी स्ट्रांग हो। नेस्ले तो भाई मल्टीनेशनल कंपनी है ही। तो हमने जो है अपने डाबर को स्ट्रांग होने दिया बहुत समय तक, और जब हमने देखा कि भाई हमारी कंपनियां स्ट्रांग हो गई हैं तो हमने जो है अपने आप को खुली अर्थव्यवस्था में बदला। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है ये भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत उदारवादी नीतियों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बात होती है, यानी कि जो भी कंपनी चाहे भारत में आकर अपनी सामान बेच सकती है। ठीक है, अपने सामान को बेच सकती है। जैसे इस समय जो है एमएनसीज आ गई हैं भारत में, बहुत सारी एमएनसीज हैं, जैसे नेस्ले का एग्जाम्पल था, या फिर जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जो भी प्रोडक्ट है हम शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, सनसिल्क है, लक्स है, साबुन, ये सब चीजें कौन बना रहा है, HUL ही बनाता है। तो ये कंपनियां भारत में अपना सामान लाकर बेच सकती हैं। कोई खास तौर पर हम जो है इनके ऊपर वो नहीं लगा सकते प्रतिरोध या प्रतिबंध कि नहीं भाई आप यहाँ नहीं बेच सकते, या आप जो है इतना टैक्स देंगे अलग से, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हम बन गए हैं खुली अर्थव्यवस्था। इसका फायदा ये होता है कि हमको जो है बाहर से रुपए पैसे की मदद मिल जाती है, यानी कि FDI। अभी आगे पढ़ेंगे FDI क्या होता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब ये कंपनी है, ये कंपनी भारत में आकर सामान बनाएगी, और सामान जब बनाएगी तो भारत के लोगों को रोजगार देगी, भारत में ही टैक्स देगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भारत को फायदा होता है। और नुकसान कब होता है इससे, खुली अर्थव्यवस्था से, जब भारत अल्प विकसित होता, यानी कि कम विकसित होता भारत अगर, तो जो है विदेशी कंपनियों से हमको नुकसान होता। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, इसकी पहचान या इसकी खासियत यही है कि बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित, खुली अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है संरक्षणवादी नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए बनाई जाती है, या कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें संरक्षणवादी नीतियों को प्राथमिकता दी जाती है, तो हम बताएंगे बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था है उदारवादी अर्थव्यवस्था की पहचान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें एक डायग्राम है कि भाई ये दिया गया है कि खुली अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या हो रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार कर सकता है, भारत पूरे विश्व के साथ व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो एक बाधक है, विश्व के कुछ देश जो हैं वो इस पर जा रहे हैं पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की तरफ, कि भाई हम जो है भारत के ही सामान का उपयोग करेंगे, हम जो है विदेशी सामानों को जो है बहिष्कार करेंगे।
तो इससे क्या होगा, विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी नहीं, या विदेशी कंपनियां उस देश में जाएंगी नहीं जहां पर जो है विदेशी सामान का बहिष्कार होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, इस मतलब ये जो दिखा रहा है, ये डायग्राम यही दिखा रहा है कि विश्व जो है दो धड़ों में बटा हुआ है। कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं, कुछ जो है नेशनलिज्म के समर्थक हैं। तो ये तो बस एक इंफॉर्मेशन थी आगे की। आगे बढ़ते हैं अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इनमें क्या कहा जाता है कि आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियां क्या, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे जो भी काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है आर्थिक गतिविधियां। तो इनको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। हम देखते होंगे भाई, कुछ लोग जैसे किसान हैं, कुछ लोग जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं, कुछ जो है दूध व्यापारी हैं, कुछ जो है लकड़ी वकड़ी का काम करते हैं फॉरेस्ट्री वगैरह से, और कुछ जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, यानी कार बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, या फिर जो है घर का निर्माण कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है सर्विस सेक्टर में हैं। सर्विस सेक्टर में क्या आ रहा है, जैसे सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, टीवी, फिल्म वगैरह। अब इनको हम आगे और पढ़ते हैं डिटेल में। तो देखिए, इसमें दिया गया है जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें आर्थिक गतिविधियां भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल है इसके लिए ये भूमि, यानी कि जैसे खेती के लिए क्या चाहिए, भूमि, जल चाहिए, और जैसे लकड़ी का काम है, बड़ी बड़ी जो काम करते हैं उन्हें वनस्पति का काम है ये, यानी कि इससे हम जो है फल सब्जी बेच रहे हैं, जैसे ये सब है। तो इसके उदाहरण हैं कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। तो आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, उसमें जो है क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र या कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये शामिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, तो यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक क्या है, जैसे आलू है, तो आलू क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादक है, भाई खेती तो है आलू। आलू से चिप्स बनाना, यानी पोटैटो चिप्स, लेज का जैसे, तो लेज के जो चिप्स बन रहे हैं वो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है, जैसे इसमें और इसके उदाहरण है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, वो चाहे कुछ भी है, कुरकुरे है, चिप्स है, कार है, सिलाई मशीन है, सुई है, पेन है, कॉपी है, जो भी कुछ है वो सब विनिर्माण है। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, यानी जैसे घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं द्वितीय क्षेत्रक में। उसके बाद आता है तृतीय क्षेत्रक, इसे जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें जो शामिल क्या है, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं आदि। ठीक है, अब बात आती है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की। तो देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे कि डायग्राम से दिख रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब केवल यह है कि भाई कितनी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी जो है कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, आर्थिक समृद्धि केवल जीडीपी में वृद्धि को नापती है, यानी केवल परिमाणात्मक, यानी परिमाणात्मक का मतलब यह होता है केवल वैल्यू नापना, यानी कि नंबर, नंबर्स का जो है खेल है, ये आंकड़ों का खेल, तो उसे कहा जाएगा आर्थिक समृद्धि। ठीक है, अब आर्थिक विकास की बात करते हैं। आर्थिक विकास जो है जीडीपी में वृद्धि तो नापता ही है, साथ में ये भी देखता है कि भाई जीडीपी में वृद्धि से लोगों की जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन चेक करते हैं किसमें, आर्थिक विकास में।
तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई केवल जीडीपी की वृद्धि को नापा जाता है, उसे कहा जाएगा आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों नापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम आर्थिक विकास की माप। अब ये कई बार पूछा गया है कि भाई आर्थिक विकास के माप करने के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, या जो अप्रोचेज हैं हम देखते हैं, जैसे आधारभूत आवश्यकता प्रत्यगम, इसको कहा जाता है बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें ये आता है कि भाई जो बेसिक नीड है लोगों की, उतनी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। बेसिक नीड जैसे पानी है, खाना है, पढ़ाई है, हेल्थ है, ये सब चीज़ें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर ये पूरी हो रही हैं तो ठीक है, चलो आर्थिक विकास है, हो रहा है, कम है पर हो रहा है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, विश्व बैंक ने। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई बेसिक नीड अप्रोच, इसका प्रतिपादन किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, ठीक है। अगला जो है बात हम है यहाँ पर देख रहे हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यगम, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, PQLI। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है अभी तक कि भाई PQLI जो है वो किसने जो है वो दिया था, सूचकांक या प्रत्यगम किसने दिया है, इंडेक्स। तो ये इंडेक्स किसने दिया है, मॉरिस डी मॉरिस ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड पीसीएस में भी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किसने दिया है, मॉरिस डी मॉरिस ने। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्रय शक्ति समता विधि, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है क्रय शक्ति समता विधि की। इस विधि का उपयोग IMF, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने कब किया था, 1993 में, ठीक है। और आजकल जो वर्ल्ड बैंक है इसी का प्रयोग कर रहा है। अब हम जानते हैं कि इसमें होता क्या है, यानी कि क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। अब इसको वो मत समझिएगा कि प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो कंसेप्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि नाम से ही लग रहा है कि खरीदने की जो क्षमता है उसके आधार पर जो है तुलना हो रही है कहीं। तो देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, इससे समझ में आ जाएगा आपको कि अब देखिए जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि एक बर्गर है, तो बर्गर जो है भारत में 20 रुपए का है एक बर्गर, और अमेरिका में वही बर्गर जो है $1 का है। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि $1 बराबर 20 रुपए। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि विश्व में जो है मतलब कि विश्व विनिमय दर या $1 की कीमत जो है क्या चल रही है वर्ल्ड में, उससे मतलब नहीं, $1 की कीमत तो वैसे 80 रुपए चल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा जाएगा कि यानी कि परचेजिंग पावर यानी करेंसी की परचेजिंग पावर क्या है। तो हमारी जो 20 रुपए हैं वो एक बर्गर खरीद सकते हैं इंडिया में, अमेरिका का $1 जो है वो एक बर्गर खरीद सकता है। तो ये कहा जाएगा कि $1 बराबर 20 रुपए के बराबर है। और आसानी से समझते हैं इसको, देखिए जैसे आप एक सामान, मान लिया आप जैसे गोभी है, तो गोभी जो है, गोभी प्लस ब्रेड, तो गोभी और ब्रेड जो है वो इंडिया में सस्ती तो होगी ही, ये सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है गोभी और ब्रेड की कीमत जो है कम होगी अमेरिका की तुलना में। तो हमें मान लिया गोभी और ब्रेड जो है इंडिया में मिल रही है 10 रुपए की, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अमेरिका में इसी की ये जो है मिल रही है $1 की या $2, चलिए समझ लेते हैं, पर चलिए अभी $1 करते हैं, $1 की। तो साफ साफ इसका ही मतलब हो गया कि $1 बराबर 10 रुपए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। और इसके आधार पर PPP के आधार पर इंडिया जो है वो 3rd नंबर की इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट। इंडिया 3रे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसके आधार पर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सामान है वो सस्ता है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है कंपैरेटिव
कंपैरिजन टू यूएसए। ठीक है, तो शायद थोड़ा समझ में आया होगा। तो इसका जो रिवीजन यानी इसके बारे में जो बात हो रही है, क्रय शक्ति समता विधि, इसकी सिर्फ और सिर्फ यही समझिए कि किसी सामान को भारत में खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और उसी सामान को, यहाँ वस्तु की तुलना हो रही है पैसे की नहीं, उसी सामान को अमेरिका में खरीदने के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, बस उन्हीं को जो है इक्वल मान लिया जाता है कि भाई ठीक है, यही जो है बराबर हो गया, और उसके हिसाब से फिर हम $1 की या ₹1 की कीमत निकाल लेते हैं। तो इसी कहा जाता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। और इसके आधार पे इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, यानी इंडियन इकोनॉमी जो है वो तीसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। मानव विकास सूचकांक HDI, तो इसे जो है किसने दिया है, अब इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई HDI जो है किसने दिया है, या किसका सूचकांक है, UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डेवलप प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब दिया इसने, 1990 में। इस सूचकांक को किसने तैयार किया था, अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। ठीक है, अब इसमें जो है भारत के एक शामिल थे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, पर मेन जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि भाई महबूब उल हक जो है इन्होंने ही HDI सूचकांक जो है तैयार किया है। ठीक है, इसमें जो है 3 चीजों को शामिल किया जाता है, यानी 3 सूचकांक या 3 आयाम। वो 3 आयाम क्या क्या हैं, 3 आयाम है जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जब पैदा हुआ बच्चा तो उस समय जो है क्या उम्मीद है कि भाई कितने साल जिएगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझिए कि जैसे जब भारत गरीब था तब भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि भाई भारत में जो है बच्चा पैदा हुआ वो अधिकतम 40 साल तक जिएगा, एवरेज। ठीक है, अब लेकिन भाई 70 ईयर हो गया है, तो यानी कि भारत का जो HDI है वो बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि भाई भारत ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह बढ़ाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा शिक्षा, एजुकेशन, कि उसे जो है कितनी शिक्षा मिल सकती है, जैसे देश होगा वैसे ही शिक्षा मिल पाएगी उसे। यानी कि अगर कोई युगांडा में पैदा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक पढ़ पाएगा बेचारा, एवरेज भाई 5वीं तक। इंडिया में थोड़ा एजुकेशन लेवल बढ़ा है तो इस आधार पे कहा जाएगा कि भाई मिनिमम जो है 10th तक जो है ये पढ़ पाएगा या 12th तक पढ़ पाएगा। इस आधार पे जो है ये सूचकांक तैयार किए जाते हैं। और है आय, इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है 3 चीजें शामिल की जाती है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। इनके आधार पर तैयार किया जाता है HDI। अब ये बात आ रही है मानव विकास रिपोर्ट 2023। तो HDI को HDR भी कहते हैं, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें जो टॉप किया है, किसने किया है टॉप, स्विट्जरलैंड ने, यानी पहले नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड। ये 2023 की यानी लेटेस्ट डाटा है ये, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भाई HDI 2023 के अनुसार। अब इसको HDI भी कहा जा सकता है, HDR भी कहा जा सकता है, पर है ये दोनों एक ही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें जो पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंक पूछी जाती है। भारत की रैंक है 134, 134। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब इसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई ये कौन जारी करता है, तो SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। कब से शुरू हुआ, 2012 से। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं उत्तराखंड वाले, तो क्या कह सकते हैं उत्तराखंड वालों को, कुछ भी बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, 126। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 126 रैंक है भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में। इसमें टॉप किया है किसने, फिनलैंड ने। अब अगली बात आती है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स।
नाम से ही लग रहा है मल्टी डायमेंशन। तो मल्टी डायमेंशन यानी बहुआयामी, यानी कि कितने तरीके से गरीब हो सकता है कोई गरीब। अब जैसे होता कैसे, भाई किसी को खाना नहीं मिल रहा है, वो भी गरीब है। किसी को खाना मिल रहा है लेकिन कपड़े नहीं मिल रहे, वो भी गरीब है। अब किसी को खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, लेकिन उसको बेचारे को शिक्षा नहीं मिल रही, तो वो भी गरीब है। अब किसी को तो ये भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, शिक्षा भी मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ले नहीं पा रहा है, तो वो भी गरीब है। तो इसका अब इसके बारे में पूछा जाएगा, इसे जो है किसने जारी किया है, तो यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी वही जो एचडीआई जारी करता है। ठीक है, और इसे कब से जारी किया जा रहा है, 2010 से। इसमें जो 3 आयाम शामिल किए गए हैं वही एचडीआई वाले ही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नहीं सॉरी, एचडीआई वाले नहीं है। उसमें क्या है, उसमें आय है, इनकम है। इसमें क्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। ठीक है, एचडीआई में क्या क्या है, एचडीआई में है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और क्या है, आय, इनकम। इसके थोड़े अलग है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि एमपीआई सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गरीबी थी, 18.7%। ठीक है, तो ये ठीक है, वैसे बहुत कम है, मतलब कम कह रहा हूँ, बहुत कम हुई है, क्योंकि पहले जो है 2005 में भारत में जो गरीबी मापी गई थी ये 55% तक मापी गई थी ये। तो 55% से गिरकर यहाँ पर पहुंची, तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम विश्व भुखमरी सूचकांक, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीएचआई, 2023 में भारत की रैंक है 111। रैंकिंग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है पढ़ाई करते रहें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।